हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एक ऐसा चैप्टर जो बैंकिंग का एक आधार माना जाता है कि अगर बैंक भारत में अगर काम कर रहे हैं या किसी भी देश में काम कर रहे हैं तो केवल उसी एक्ट के अंतर्गत काम कर रहे होते हैं। और ये जो प्रोसेस है एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस है जिससे रोजाना कई लाख करोड़ के जो फंड्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह, एक बैंक से दूसरे बैंक ट्रांसफर्स होते हैं। दैट इज कॉल्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंटल एक्ट 1881 प्राग्रम्य परपत्र अधिनियम 1881। इसको हम सिंपल सी भाषा में बोलते हैं NI एक्ट 1881। इन जनरल एग्जाम से भी ज़्यादातर जो है वो NI एक्ट के नाम से ही जो है वो प्रस्तुत किया जाता है। NI एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंटल एक्ट। NI एक्ट क्या होता है? NI एक्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है द इंस्ट्रूमेंट which can be transferred from one person to another and another to another। यानी कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट या पेपर जिसको हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को और दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकें, दैट इज कॉल्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंटल एक्ट, NI एक्ट 1881। जैसे हम बात करें चेक क्या है? हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंटल एक्ट। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ये सब क्या है? हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। आपने नाम और सुना होगा हुंडीज, ये सब क्या है? हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। यानी कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, दूसरे से तीसरे व्यक्ति को, या हम बात करते हैं गवर्नमेंट बिल्स, ट्रेजरी बिल्स, या हमने पढ़े थे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, वो सब क्या है? हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। यानी कि उनको हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। लेकिन जब आप बैंकों की बात करते हैं तो बैंकों में हम केवल एक ही चीज की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड चेक। व्हाट इज चेक? किस प्रकार से जो चेक्स है वो काम करते हैं, ये सब चीजें जो है आज हम डिटेल में इसके ऊपर जो है हम डिस्कशंस करेंगे। व्हाट इज चेक्स? अगर आपसे पूछा जाए, आज हम डिटेल में बात करेंगे चेक। चेक का मतलब होता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो बैंकों में पेमेंट्स को ट्रांसफर करने के लिए या विड्रॉ करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। एक्चुअली चेक क्या है ये कोई डिफाइन ही नहीं हुआ है। यह बताया गया है कि चेक क्या क्या काम करेगा। जो काम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट करेगा वही काम चेक करेगा। अगर हम चेक की बात करें या पहले हम बात करें कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है द डॉक्यूमेंट विच कैन बी रिटन इन एनी इंक, एनी पेन, इवन बाय पेंसिल एंड इन एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। और अब चेक की बात करें, चेक एनी पीस ऑफ पेपर, कोई भी कागज का टुकड़ा, रिटन इन any language by any ink or by pencil and used for withdraw or transfer of funds from bank is check। कोई भी एक ऐसा कागज का टुकड़ा
जो किसी भी भाषा में लिखा हुआ गया हो, किसी भी इंक से, किसी भी पेन से लिखा गया हो, किसी या चाहे वह पेंसिल से ही क्यों ना लिखा गया हो, और जो हम बैंक से पैसा निकालने के लिए, विड्रॉ करने के लिए या पैसे को ट्रांसफर करने के लिए प्रयोग करें, दैट इज अ चेक। बहुत सिंपल सी भाषा में चेक की खासियत होती है कि पहली चीज बताई, किसी भी बैंक से, किसी भी इंक से। याद रखिएगा, चेक आप ब्लू, ब्लैक, रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज या पेंसिल किसी से भी लिख सकते हैं। बैंक उसकी पेमेंट करने से मना नहीं कर सकता। एनी लैंग्वेज, बैंक किसी भी लैंग्वेज में लिखे हुए चेक्स को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन चूंकि भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती है, हर राज्य की भाषा अलग होती है, समस्याएं आ सकती हैं। इसके लिए आरबीआई ने एक गाइडलाइन इशू करी कि चेक भारत में या तो हिंदी में लिखा जाएगा, या इंग्लिश में लिखा जाएगा, या जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें लिखा जाएगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति तमिलनाडु में रहता है तो या तो वह हिंदी, इंग्लिश या तमिल भाषा में लिखा हुआ चेक जो है वो बैंक में दे सकता है, जमा कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति कर्नाटक में रहता है तो वो हिंदी, इंग्लिश और कन्नड़ भाषा में चेक को लिख सकता है। कोई दिल्ली में है तो वो हिंदी या इंग्लिश में जो है ये चेक जो है वो लिख सकता है। लेकिन बैंक एट प्रेजेंट चेक पर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं। बैंक डज नॉट अलाउ एनी कटिंग, ओवर राइटिंग ऑन द चेक। चेक पर अब आप कोई भी कटिंग या ओवर राइटिंग अलाउड नहीं है। यानी कि अब चेक पर आप इस प्रकार की कोई भी चीज नहीं कर सकते। अगर आपने कोई कटिंग करी है या ओवर राइटिंग करी है तो बैंक उसकी पेमेंट करने से मना कर सकता है। नंबर 2, चेक रिटन विद 2 पेन्स। अगर चेक्स आपने 2 अलग अलग पेनों से लिखा है, मान लीजिए आधा आपने जो है वो ब्लू से लिखा, आधा आपने ब्लैक से लिखा, बैंक विल नॉट अलाउ दिस। या आपने आधा जो है जेल पेन से लिखा, आधा आपने बॉल पेन से लिख दिया, बीच में बॉल पेन खत्म हो गया, आपने जेल पेन स्टार्ट कर दिया, इट इज नॉट अलाउड। द रीजन इज कि जब हम अपना पेन या इंक चेंज करते हैं तो राइटिंग का जो फ्लो है वो चेंज हो जाता है, जिससे बैंक को उस चेक को फ्रॉड, क्योंकि जो चेक्स होते हैं एक बहुत ही रिस्की मैटर है, क्योंकि यहां पर जो बैंक की क्रेडिबिलिटी है वो काफी जो है वो ध्यान में रखी जाती है, क्योंकि कस्टमर जो है वो ये बाद में ये कह सकता है कि ये मेरे चेक जो है वो फ्रॉड से, उसमें फ्रॉड सिग्नेचर किए गए या फ्रॉडली विड्रॉलेंट हुआ है। तो दैट इज द रीजन कि बैंक इसमें अपने आप को पहले जो है वो सेफ गार्ड होकर चलता है, उसके बाद जो है बैंक जो है उसके अंतर्गत जो है वो कार्यवाही करता है। क्लियर? ये तो हो गया बैंक का, चेक्स का, कि चेक्स किस प्रकार से जो है वो प्रयोग किए जाते हैं। जब हम चेक्स की बात करते हैं तो जो चेक्स होते हैं उनको जो है हम कैटेगरीज में बांटते हैं। यहां पर बात करेंगे, अगर हम चेक्स की बात करें, यहां पे कुछ एक छोटे छोटे क्वेश्चंस जो काफी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें पहली चीज आती है, सबसे पहली चीज जो आती है दैट इज वैलिडिटी पीरियड ऑफ चेक। कोई भी जो चेक है उसका वैलिडिटी पीरियड, समय काल कितना है। यानी कि अगर मान लीजिए यदि किसी चेक पर आज की डेट डाली गई तो वो कितने दिनों तक बैंक जो है उसकी पेमेंट जो है वो आपको करेगा, दैट इज 3 मंथ्स। कोई भी जो एक चेक है वो 3 महीने के लिए वैलिड होता है। यानी कि यदि कोई चेक 1 जनवरी 2019 को लिखा गया तो ये कब तक वैलिड रहेगा? 31 मार्च 2019 तक ये चेक जो है वो वैलिड रहेगा। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। एंड चेक हुज वैलिडिटी पीरियड इज ओवर। कोई भी वो चेक जिसकी वैलिडिटी
समाप्त हो चुकी है, यानी कि 3 महीने से पुराना चेक इज कॉल्ड स्टेल चेक, यानी कि जिसका वैलिडिटी पीरियड जो है खत्म हो गया, मोर देन 3 months ओल्ड चेक। यानी कि मान लीजिए यही चेक की बात करें जो यानी कि 1 अप्रैल 2019 को बैंक इस चेक की पेमेंट नहीं करेगा, क्योंकि अब ये क्या हो गया, ये स्टेल चेक हो गया, इसकी जो वैलिडिटी थी वो समाप्त हो गई। अगर मान लीजिए 31 तारीख को छुट्टी है, 29, 30, 31, 3 दिन छुट्टी है, क्या बैंक नेक्स्ट डे की पेमेंट करेगा? नहीं करेगा। मान लीजिए अगर 31 को छुट्टी है तो भी बैंक 1 अप्रैल को इस चेक की पेमेंट नहीं करेगा, क्योंकि इस चेक की जो वैलिडिटी है वो क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। चेक रिटन विद फ्यूचर डेट, ऐसा कोई चेक जिसमें आज जो तारीख है उससे बाद की तारीख डाल दी जाए, दैट इज कॉल्ड पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक वो चेक है जो आज की तारीख में लिखा गया लेकिन उसकी पेमेंट बाद। आज मान लीजिए आज 1 जनवरी 2019 है, तो यदि हमने उस चेक पर 1 फरवरी 2019 का डेट डाल दिया देन इट बिकम्स अ पोस्ट डेटेड चेक। नेक्स्ट इज चेक रिटन विद बैक डेट, यानी कि आज जो डेट है यदि हमने उस चेक पर उससे पहले की डेट डाल दी देन इट इज कॉल्ड एंड डेटेड चेक। यानी कि मान लीजिए यदि आज 1 जनवरी 2019 है और हमने इस चेक पर मान लीजिए 20 दिसंबर 2018 डाल दिया तो यह चेक क्या हो गया, एंटी डेटेड चेक हो गया। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस चेक की वैलिडिटी कब से स्टार्ट हो जाएगी, 20 दिसंबर से स्टार्ट होगी। बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता आपने ये चेक कब लिखा, कब नहीं लिखा, कैसे लिखा, किस प्रकार से लिखा, बैंक को इससे कोई लेना देना नहीं, किसी प्रकार की कोई बैंक को समस्या नहीं है। लेकिन बैंक जो है अब इस चेक की पेमेंट 20 दिसंबर से स्टार्ट कर अगले 3 महीने तक ही करेगा, उसके बाद इसकी वैलिडिटी समाप्त कर दी जाएगी। अगर हम बात करें पार्टीज टू द चेक, एक चेक में कितनी पार्टीज होती हैं? देखिए हमेशा चेक में 3 पार्टीज होती हैं। पहला होता है ड्रॉयर, नंबर 2 ड्रॉई और नंबर 3 पेई। ड्रॉयर, ड्रॉई और पेई, किसी भी चेक में केवल 3 पार्टीज होती हैं। ड्रॉयर जिसकी चेकबुक है, यानी कि तथा चेक पर लिखने के सारे अधिकार हैं। यानी कि अगर मान लीजिए मेरे पास SBI का एक चेकबुक है तो मैंने कोई चेक लिखा तो मैं कौन हो गया, उस चेक का ड्रॉयर हो गया। चेक के फ्रंट साइड पे लिखने का नाम, अमाउंट, डेट, सिग्नेचर सब किसके होंगे, ड्रॉयर के होंगे। ड्रॉई बैंक जो उस चेक की पेमेंट या भुगतान करेगा, जो उस चेक की पेमेंट या भुगतान करेगा वो कौन हो गया, ड्रॉई हो गया। यानी कि मान लीजिए यदि मेरे पास SBI का चेकबुक है तो मैं ड्रॉयर हो गया और SBI क्या हो गया, ड्रॉई हो गया। पेई जो बैंक से चेक द्वारा पैसा निकालेगा, उस चेकबुक के द्वारा उस चेक से जो भी पेमेंट निकालने जाएगा वो कौन हो जाएगा, पेई हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरा खाता SBI में है, मैंने एक चेक काटा, मैं ड्रॉयर हो गया। SBI से पेमेंट लेने के लिए गया, SBI ड्रॉई हो गया। और सपोज कीजिए अपने चेक से मैं खुद ही पेमेंट लेने के लिए गया तो मैं कौन हो गया, पेई भी हो गया। यानी कि यहां पर ड्रॉयर भी मैं हूं और पेई भी मैं, क्योंकि चेकबुक मेरा है, चेक मैंने लिखा,
और पेमेंट लेने के लिए मैं ही गया, लेकिन यदि मेरे चेक पर मैं अपना चेक काट कर किसी अन्य व्यक्ति को दे दूं तो वो क्या हो जाएगा, पेई कोई ही और हो जाएगा। सपोज कीजिए मैंने जो चेक था वो एक्स के नाम पर काटा, तो अब ड्रॉयर कौन हो गया, ड्रॉयर मैं, ड्रॉई एसबीआई, और जो पेई हो गया वो एक्स व्यक्ति हो गया, जो भी बैंक से उस चेक की पेमेंट लेने के लिए जाएगा, दैट इज द पार्टीज टू द चेक। किसी भी चेक में हमेशा 3 पार्टीज होती हैं, इसके अलावा कोई और पार्टी होती ही नहीं। ठीक, नेक्स्ट चीज पर आते हैं। जब चेक्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ चेक, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज टाइप्स ऑफ चेक्स। चेक्स के प्रकार, चेक्स कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है ओपन या बियरर, ओपन और बियरर चेक, खुला चेक, वेयर नो नेम इज मेंशन्ड ऑन द चेक, यानी कि हमने चेक पर किसी का नाम नहीं लिखा, देन इट इज कॉल्ड ओपन या बियरर चेक। हमने लिख दिया पे टू सेल्फ या पे टू बियरर, देन इट इज अ बियरर चेक। कोई भी व्यक्ति जाएगा उस चेक की पेमेंट बैंक से निकाल लेगा। सपोज कीजिए मैंने एक चेक काटा और उस पर लिख दिया पे टू बियरर, यानी कि जो व्यक्ति आए उसको आप पेमेंट कर दीजिए। अब कोई वाई जेड एक्स जो चाहे वो बैंक जाए और इस चेक से पेमेंट निकाल दिए, यानी कि ये बहुत ही एक रिस्की चेक हो गया। यहां पर मेरी गलती है कि मैंने जो है यहां पर किसी को मेंशन नहीं किया, या तो खुद निकालने जाऊं तो खत्म हो गया बात। तो मैं लिख सकता हूं पे टू माई सेल्फ या पे टू बियरर, पे टू सेल्फ, जो भी हम लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। दूसरा होता है ऑर्डर्ड चेक, जहां पर हम चेक पर किसी व्यक्ति का नाम लिख दें, देन इट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड चेक। जैसे मैंने लिख दिया पे टू एक्स, अब एक्स कौन हो गया, पे ही है, और एक्स क्या हो गया, ये क्या कौन सा चेक हो गया, ये ऑर्डर्ड चेक हो गया। अब एक्स जाएगा और बैंक जाकर उस चेक की पेमेंट जो है वो विड्रॉ कर लेगा, दैट इज कॉल्ड आवर ऑर्डर्ड चेक। लेकिन जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रॉस्ड चेक। सबसे सेफ जो चेक माने जाते हैं, दैट इज क्रॉस्ड चेक। क्रॉस चेक का मतलब होता है दैट क्रॉसिंग इज डन ऑन द लेफ्ट टॉप साइड ऑफ द चेक। जब हम चेक के राइट साइड में 2 लाइंस खींच दें या इन लाइंस के बीच में कोई इंस्ट्रक्शंस लिख दें, देन इट इज कॉल्ड क्रॉस्ड चेक। क्रॉस चेक भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हमारे जनरल क्रॉसिंग, सामान्य क्रॉसिंग, एक होता है जनरल क्रॉसिंग और दूसरा होता है स्पेशल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग का मतलब होता है कि जब हम चेक पर केवल 2 लाइनें खींच दें या लिख दें अकाउंट पेई, देन इट इज कॉल्ड जनरल क्रॉसिंग। यहां पर हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया है कि अब ये जो अकाउंट है ये जनरल क्रॉसिंग है, तो यहां पर अब कैश पेमेंट नहीं मिल सकता। स्पेशल क्रॉसिंग हमने क्या किया, हमने 2 लाइंस खींची और इन लाइंस के बीच में बैंक को कोई इंस्ट्रक्शन लिख दिया, जैसे हमने लिख दिया इसमें नॉट नेगोशिएबल, यानी कि अब इस चेक को आगे किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। या हम लिख दें पे थ्रू एसबीआई ओनली, यानी कि अब यदि जो व्यक्ति जो पेमेंट लेने लेगा उसका खाता कहां होना चाहिए, एसबीआई में होना चाहिए, तभी उसको पेमेंट मिलेगी, नहीं तो उसको पेमेंट नहीं मिलेगी। दैट इज कॉल्ड स्पेशल क्रॉसिंग। दैट इज डिफरेंस बिटवीन द जनरल क्रॉसिंग एंड द स्पेशल क्रॉसिंग। लेकिन हमने बोला कि हम क्रॉसिंग करते क्यों हैं, व्हाट इज द रीजन कि हम जो है हम क्रॉसिंग जो है वो करते हैं। उसके पीछे एक रीजन होता है। रीजन ये होता है कि जो हमारे ओपन बियरर या
ऑर्डर्ड चेक होते हैं। पेमेंट कैन बी डन अक्रॉस द काउंटर, यानी कि आप बैंक जाइए और ओपन चेक है, बेयरर चेक है या ऑर्डर्ड चेक है, आप जाकर पेमेंट निकाल दीजिए। यानी कि एक प्रकार से ये थोड़ा सा अनसेफ भी हो जाता है। मान लीजिए हमने एक ओपन चेक लिखा, हमने लिख दिया पे टू सेल्फ या पे टू बियरर। अब हमने एक्स को दिया, एक्स ये चेक लेके जा रहा था और रास्ते में उससे वो चेक गिर गया और वाई ने वो चेक उठा लिया। वाई बैंक गया, वाई ने बैंक से पेमेंट निकाली क्योंकि नाम किसी को कुछ मेंशन ही नहीं है, और उसने क्या किया, अपना पेमेंट जो था वो बैंक जाकर निकाल लिया। बिल्कुल निकाल सकता है। या ऑर्डर चेक है, रास्ते में गिर गया और वो क्या किया, वो बैंक गया, बैंक में जाकर उसने अपना नाम एक्स बताया और पेमेंट जाके निकाल ली। कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो दैट इज द रीजन कि जो दोनों चेक्स होते हैं, ओपन बेयरर या ऑर्डर चेक होते हैं, इनमें जो पेमेंट है वो अक्रॉस द काउंटर जो है वो मिल जाती है, जिससे जो कस्टमर होता है, जिसका भी अकाउंट होता है, उसको लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या ये पता नहीं चल पाता कि पेमेंट आखिरकार मिली किसको है। जबकि जो क्रॉस्ड चेक होते हैं, पेमेंट थ्रू अकाउंट ओनली, यहां पर जो पेमेंट है वो केवल और केवल खाते के थ्रू ही जो है वो ट्रांसफर होगी। यानी कि पैसा आपको कैश नहीं मिलेगा, जो पैसा है वो केवल और केवल खाते में ही जाएगा। अगर आपका बैंक में खाता है तभी आप उस चेक की पेमेंट ले सकते हैं, अदरवाइज यानी कि यह पता चल सकता है जो पेमेंट है वो किसके खाते में गई है। दैट इज कॉल्ड क्रॉस्ड चेक। लेकिन जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इनकी एक और खासियत होती है, दैट इज कॉल्ड एंडोर्समेंट ऑफ द चेक। चलिए मैं इन वर्ड्स के आपको हिंदी में वर्ड्स नहीं बता रहा हूं। द रीजन इज कि हिंदी वाले वर्ड वो वर्ड्स हैं जो एग्जाम से भी ज्यादातर ये नहीं आते हैं, एग्जाम से भी ज्यादातर ये एंडोर्समेंट के नाम से ही आते हैं, और बहुत ही टिपिकल शब्द है जिससे आपको समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, जबकि ये चीजें काफी इजीली आपको जो है वो समझ में आ जाएंगी, क्योंकि हमारा जो मुख्य लक्ष्य है वो क्या है, पेपर को पास करना है। सिंपल सा नियम। एंडोर्समेंट ऑफ द चेक, एंडोर्समेंट ऑफ द चेक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एंडोर्समेंट का मतलब होता है चेक कैन बी ट्रांसफर्ड टू वन पर्सन टू another person and another to another and so on। यानी कि एक चेक एक्स के नाम पे लिखा, एक्स ने उसको, मान लीजिए जो ड्रॉयर है, ड्रॉयर एक्स है, एक्स ने ये चेक वाई के नाम पे लिखा, वाई ने जेड के नाम पे लिखा, जेड ने सी के नाम पे लिखा, सी ने बी के नाम पे लिखा। That is called endorsement of the check। लेकिन अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और आती है। हमने बोला एंडोर्समेंट यानी कि चेक एक व्यक्ति से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे चौथे को, चौथे से पांचवें को ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन ट्रांसफर होगा कैसे, क्योंकि ड्रॉयर ने नाम लिख दिया है किसका, एक्स का। अब एक्स मान लीजिए ड्रॉयर ने लिखा, एक्स के नाम पे चेक लिखा 5,000 रुपए का। अब जो एक्स है इसको वाई को ट्रांसफर करना चाहता है। अब कैसे कर सकता है, यहां पर एक्स का नाम लिखा हुआ है। अब एक्स इस चेक को वाई को कैसे ट्रांसफर करे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कैसे किया जाता है। अगर ओपन बियरर या ऑर्डर्ड चेक है, एंडोर्समेंट कैन बी डन थ्रू हैंडिंग ओवर ओनली, यानी कि हमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को केवल हाथ में पकड़ाना है और कुछ नहीं करना है। एक्स ने क्या किया, एक चेक था, बेयरर चेक था, जिसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा हुआ था। अब एक्स ने वो चेक वाई को दिया, वाई ने जेड को दिया, जेड ने ए को दिया, और ए जाकर उस चेक की पेमेंट निकाल के ले आया। कोई दिक्कत नहीं है। या एक्स ने वाई का नाम लिखा था, वाई ने क्या किया, वही चेक ए को दे दिया। अब ए गया बैंक जाकर बोला कि मेरे को एंडोर्समेंट की गई है, और वो जो एंडोर्समेंट जो है उसने ली और जाकर जो है बैंक से जाकर पेमेंट निकाल ली। बिल्कुल कर सकता है। लेकिन जो क्रॉस्ड चेक होते हैं,
क्योंकि क्रॉस चेक में हैंडिंग ओवर से ना नहीं, क्योंकि अकाउंट में ट्रांसफर होना है पैसा, यानी कि जब तक वाई का नाम लिखा हुआ नहीं होगा वाई अपने खाते में पेमेंट नहीं ले सकता। जो क्रॉस चेक होते हैं इसमें एंडोर्समेंट इज डन ऑन बैक साइड ऑफ द चेक। चेक के बैक साइड में एक्स ने वाई को चेक लिखा है, अब वाई लिख देगा बैक साइड में एंडोर्स टू सी, सी लिख देगा एंडोर्स टू वाई, वाई लिख देगा एंडोर्स टू जेड, वॉट एवर इट इज, बैक साइड में लिख देगा। अब जैसे उसने लिखा एंडोर्स टू सी, अब यहीं पर ही वाई की पेमेंट लेने की जो क्षमता है वहीं पर ही खत्म हो गई। उस पेंस की पेमेंट जो है अब केवल सी ही ले सकता है, सी लिख दिया एंडोर्स, अब सी भी नहीं ले सकता, कौन लिखेगा, जिसको भी नाम पर भी एंडोर्स्ड किया गया है। जैसे जैसे एंडोर्समेंट होती जाएगी पेमेंट जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से ट्रांसफर हो जाएगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज, क्रॉस चेक में एंडोर्समेंट हो गया, दूसरी चीज में आती है दैट इज अ चेक कैन बी एंडोर्स्ड अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स। कोई भी जो एक चेक है वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स उसको जो है ट्रांसफर किया जा सकता है, ए से बी को, बी से सी को, सी से डी को, डी से ई सो, ई से एफ, कितनी भी बार जो है एक चेक जो है वो एंडोर्स किया जा सकता है। लेकिन समस्या है यहां पर, हमने बोला अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स है, अब चेक के पीछे एक छोटी सी जगह हो गई, अब जगह भर गई, अब क्या होगा, प्रैक्टिकली कहीं नहीं होता है, लेकिन अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो ये ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए चेक के बैक साइड में जगह खत्म हो गई है, देन यू कैन अटैच द प्लेन शीट विद द चेक which will be the part of the check. That is called the endorsement of the check. Unlimited number of time a check can be endorsed. ठीक? That is how the endorsement is done. एंडोर्समेंट का फायदा यह होता है कि बार बार आपको चेक लिखने की आवश्यकता नहीं है, ए ने बी को लिखा, बी ने सी को लिखा, सी ने डी को पेमेंट करनी थी। एक्चुअली क्या होता है कि ये कह सकते हैं कि 2-3 बार तो हो जाता है, लेकिन ज्यादातर जो देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जो पेमेंट्स हैं वो इस प्रकार से जो है ट्रांसफर करना, जो कस्टमर होते हैं उनको लेने को फिर समस्याएं आती हैं, जो जानबूझ के लेते भी नहीं हैं। लेकिन हाँ, कभी कभी आपको जो एंडोर्समेंट है, खासकर बिजनेस कम्युनिटीज में जो ये एंडोर्समेंट्स हैं वो चला करती हैं। तो दैट इज कॉल्ड द एंडोर्समेंट ऑफ द चेक, यानी कि ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ये जो एंडोर्समेंट ऑफ चेक, दैट इज कॉल्ड द एंडोर्समेंट ऑफ द चेक। जब चेक्स की बात होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वर्तमान समय में जो चेक्स में आती है दैट इज कॉल्ड डिसऑनर ऑफ द चेक, यानी कि चेक का बैंक द्वारा पास ना किया जाना, दैट इज कॉल्ड डिसऑनर ऑफ द चेक। डिसऑनर चेक 2 प्रकार से होता है। पहला होता है चेक रिटर्न, यानी कि चेक का वापस किया जाना, और दूसरा होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम्स में यही आता है, दैट इज कॉल्ड चेक बाउंसिंग। चेक रिटर्न एंड चेक बाउंसिंग। चेक रिटर्न का मतलब होता है व्हेन द बैंक डज नॉट पास द चेक ड्यू टू some other reason except insufficient funds, यानी कि बैंक किसी भी अन्य कारण से आपका चेक रिटर्न करे सिवाय खाते में पैसे नहीं है। यानी कि आपके खाते में पैसे, मान लीजिए आपने 10,000 रुपए का चेक काटा और खाते में 15,000 रुपया है, लेकिन उसके बावजूद बैंक आपका चेक पास ना करे, देन इट इज कॉल्ड चेक रिटर्न। जैसे कर सकता है सिग्नेचर टैली नहीं है, चेक में ओवर राइटिंग है, कटिंग है, 2 इंक से लिखा गया है, या चेक में किसी और प्रकार की कोई समस्या आ गई है, तब बैंक क्या करता है, आपका चेक पास नहीं करता, देन इट इज कॉल्ड चेक रिटर्न। ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, मिस्टेक्स है, मिस्टेक्स आर बाउंड टू हैपन। या वैसे हम बात करें चेक जो है वो पोस्ट डेटेड है, बाद की डेट का चेक है, आपने जल्दी लगा दिया, या स्टेल चेक है, चेक की वैलिडिटी पीरियड खत्म हो चुका है, देन दीज ऑल आर कॉल्ड
check return. This is the first part of the dishonor of the check. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा चेक बाउंसिंग. चेक बाउंसिंग का मतलब होता है when bank does not clear the check due to insufficient funds. अपर्याप्त धनराशि, यानी कि आपके खाते में पैसा नहीं है और उसके बावजूद आपने जो है वो चेक काट दिया. दैट इज कॉल्ड चेक बाउंसिंग. इसका सिंपल सा अर्थ है आपके खाते में पैसा नहीं था, उसके बावजूद आपने एक व्यक्ति को चेक दिया, यानी कि आपने उस व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी करी. एंड इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 ऑफ NI एक्ट 1881. और जो चेक बाउंसिंग है ये NI एक्ट 1881 की धारा 138 के अंतर्गत एक क्रिमिनल ऑफेंस है. यानी कि यहां पर जो है एक क्रिमिनल ऑफेंस के अंतर्गत जो है वो कार्यवाही की जा सकती है. एंड क्रिमिनल केस कैन बी फाइल्ड बाय पेई अगेंस्ट द ड्रॉयर. और यहां पर जो केस कौन करेगा? पेई, यानी कि जिसके नाम पर चेक काटा गया हुआ. किसके खिलाफ करेगा? जिसने चेक काटा है. ड्रॉयर के खिलाफ जो पेई है वो क्रिमिनल केस जो है वो फाइल कर सकता है. दैट इज कॉल्ड चेक बाउंसिंग. अब जब क्रिमिनल ऑफेंस है तो पेनल्टीज भी होंगी. तो यहां पर जो पेनल्टीज आती हैं, नंबर 1 जो पेनल्टी आती है दैट इज डबल ऑफ चेक अमाउंट. जो पेनल्टी है वो चेक अमाउंट की डबल की पेनल्टी लगा सकता है. नंबर 2 लीगल चार्जेस जो भी पेई ने पे किए होंगे वो उसको रिकवर करवा सकता है. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर 3 24 months इम्प्रिजनमेंट टू ड्रॉयर. जो ड्रॉयर है जिसने चेक काटा है उसको 24 महीने की जेल. ये 3 प्रोविजंस जो है इसके अंतर्गत जो है किए गए ताकि बैंकों में जो चेक बाउंसिंग की जो समस्या है उसे रोका जा सके, उसे कंट्रोल किया जा सके. दैट इज द चेक बाउंसिंग, चेक रिटर्न. ये सब चीजें जो है इसके अंदर. ये था हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंटल का पार्ट कि भारत में किस प्रकार से जो है चेक्स के अंदर जो है समस्याएं आती हैं. या कि अगर एट प्रेजेंट ये माना जाता है कि लगभग 20 लाख से ज्यादा चेक बाउंसिंग के जो केसेस हैं वो कोर्ट में पेंडिंग है. और इसमें ये भी माना जाता है इसमें बहुत से केसेस जो हैं वो गलत फाइल भी किए गए हैं. इसके लिए सन 2018 में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंटल एक्ट में एक परिवर्तन किया गया. इस परिवर्तन के अंतर्गत 2 चीजें जो थी वो की गई. पहला, इसमें एक सेक्शन जोड़ा गया 143A ऑफ NI एक्ट जिसमें यह बोला गया कि यदि कोई चेक बाउंसिंग का केस फाइल होता है और उसमें जो ड्रॉयर है उसे चेक का 25% इमीडिएटली कोर्ट में जमा करवाना पड़ेगा. यानी कि मान लीजिए 20,000 का यदि कोई चेक बाउंसिंग हुआ है तो 5,000 रुपए ड्रॉयर को इमीडिएटली कोर्ट में जमा करवाने होंगे. और यदि इन केस जो फाइनल होगा और जो पेई उसमें हार जाता है तो जो पेई है वो ड्रॉयर को पेनल्टी पे करेगा जो भी कोर्ट डिसाइड करेगा, ताकि जो पेई है वो फर्जी केस जो है वो दाखिल ना कर पाए. ड्रॉयर जो पेमेंट करेगा वो विद इंटरेस्ट जो है वो पेई को पेमेंट करेगा. इसमें नए सेक्शंस जो है ये जोड़े गए जिसके अंतर्गत जो है ये सब काम जो है वो किए गए. सो दैट इज द आवर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंटल एक्ट. इसके अंतर्गत जो है इस प्रकार से जो है ये जो काम है वो सब किए गए. थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास.